गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी आर जस्ट कंटिन्यूइंग आवर प्रीवियस चैप्टर। और आज अपन ये जो हमारा प्रोडक्शन फंक्शन है उससे रिलेटेड टॉपिक पढ़ने वाले हैं। लास्ट टॉपिक प्रोडक्शन से रिलेटेड है, बट कॉस्ट रेवेन्यू वगैरह आधे कॉन्सेप्ट और पढ़ने हमको। तो अपन ने कल पढ़ा था या लास्ट वीडियो में अपन ने ये देखा था कि इन केस ऑफ लॉन्ग रन, ठीक है, लॉन्ग रन के केस में देर में बी द कंडीशन ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल या कांस्टेंट रिटर्न। जैसा आपको याद होगा हमने पढ़ा था कल लास्ट वीडियो में रिटर्न टू स्केल का कॉन्सेप्ट। और अब अपन देखते हैं कि इंक्रीजिंग रिटर्न क्या होता है। तो ठीक है, मैं एक बार शॉर्ट में और आपको रिकॉल कर देती हूँ दैट इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल मीन्स व्हेन प्रोडक्शन वुड इंक्रीज इन मोर प्रपोर्शन। ठीक है, जब आपका जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा परसेंटेज से इंक्रीज होता है एज कंपेयर टू योर इनपुट इंक्रीजेज। मतलब आप इनपुट कम परसेंट से लगाते हो बट आपका जो आउटपुट है वो ज़्यादा परसेंटेज से आता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न की कंडीशन। एंड नेक्स्ट वुड बी योर कांस्टेंट रिटर्न, मतलब कि ऐसी कंडीशन जिसमें हमारा जो इनपुट है वो और आउटपुट दोनों इक्वल होता है। मैं लिख देती हूँ, इंक्रीजिंग रिटर्न मीन्स इनपुट वुड बी लेस बट आउटपुट वुड बी मोर। जैसे 10% से इनपुट बढ़ाया है तो 20% से आउटपुट बढ़ जाएगा, इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न। कांस्टेंट रिटर्न मतलब इनपुट जो है वो 10% से बढ़ाया और वो आउटपुट के बराबर होगा। ठीक है, मतलब 10% से इनपुट बढ़ाया, 10% से आउटपुट बढ़ गया, तो उसको बोलेंगे कांस्टेंट रिटर्न। फिर डिक्रीजिंग रिटर्न मतलब इनपुट को अपन ने बढ़ाया बट इनपुट जो है ना वो ज़्यादा परसेंट से बढ़ाया बट आउटपुट कम परसेंट से बढ़ा। मतलब 10% से इनपुट बढ़ा दिया बट आउटपुट जो है वो सिर्फ 5% से ही बढ़ा, तो ऐसी कंडीशन जो हो जाएगी उसको डिक्रीजिंग रिटर्न बोलेंगे। ये हमने कल का शॉर्ट रिवाइज करा। अब अपन आगे और ढंग से पढ़ते हैं। तो देखो, जस्ट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दी लॉन्ग रन कॉन्सेप्ट, जब अपन लॉन्ग रन के बारे में बात करते हैं, इन दैट केस इफ़ योर टोटल आउटपुट इज इंक्रीजेज, अगर आपका टोटल आउटपुट इंक्रीज हो रहा है इन मोर देन योर प्रोपोर्शनेट इंक्रीज, ठीक है, आपका जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो कम परसेंट से इंक्रीज हो रहा है बट आपका आउटपुट ज़्यादा परसेंटेज से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग रिटर्न। जस्ट आपकी बुक में भी एग्जांपल दे रखा है। फॉर एग्जांपल, इफ वी इंक्रीज ऑल द इनपुट्स बाय 10% एट अ टाइम, एक अपन 10% से इनपुट बढ़ा रहे हैं, देन द टोटल आउटपुट इंक्रीजेज बाय मोर देन 10%, तो उसको बोलेंगे इंक्रीजिंग रिटर्न। ठीक है, अब क्या कॉजेज है इंक्रीजिंग रिटर्न के, तो फर्स्ट इज डायमेंशनल इकोनॉमी। डायमेंशनल इकोनॉमी मीन्स द डायमेंशनल इकोनॉमी अराइजेज व्हेन द साइज ऑफ कैपिटल गुड्स इज लार्ज। वी नो दैट देयर आर टू वेरियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, 5 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, उसमें से कुछ फिक्स्ड होते हैं और कुछ वेरिएबल होते हैं। तो इफ़ देयर आर सम फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मीन्स इफ देयर आर कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल गुड्स आर देयर, देन देयर इज अ टाइप ऑफ बेनिफिट, एक तरीके का बेनिफिट होता है दैट डायमेंशनल इकोनॉमीज अराइजेज व्हेन देयर आर कैपिटल गुड्स। जब हम गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं तो हमारे पास अगर कैपिटल गुड्स होती हैं उसकी हेल्प लेके अपन प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हमारा प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली क्या होता है, इंक्रीज। आप सीधी सी बात सोचो, एक ह्यूमन बीइंग काम कर रहा है, ठीक है, आप अकेले काम कर रहे हो, ठीक है, आपको मैंने 5-7 डिजिट प्लस करने को दिया, आपको समय लगेगा, बट कंप्यूटर में 5-7 डिजिट प्लस करूँगी तो जल्दी हो जाएगा क्योंकि वो कैपिटल गुड्स है। बट आप मेरे लिए कैपिटल गुड्स नहीं हो, जैसे मेरे लिए तो दोनों ही गुड्स है, मैं आप दोनों को गुड्स की कैटेगरी में रख रही हूँ, दोनों ही चीज़ों को यूज़ कर रही हूँ, बट मशीन में जल्दी काम होता है। ये एक डायमेंशनल इकोनॉमी का बेनिफिट है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर सकते हैं, इकोनॉमी स्लोइंग देन इंडिविजुअलिटी, मतलब इंडिविजिबिलिटी, मतलब कुछ फैक्टर होते हैं, देयर आर सर्टन फैक्टर विच वी कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट, मतलब कि कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होंगे जिनको अपन चेंज नहीं कर सकते। जैसे बाय इंडिविजिबिलिटी वी मीन्स द कैपिटल इक्विपमेंट इज अवेलेबल इन ओनली मिनिमम साइज, मतलब जैसे जो कैपिटल गुड्स होते हैं वो एकदम मिनिमम साइज है, स्पेसिफिक साइज के अंदर स्पेसिफिक रेंज पर ही अवेलेबल होते हैं, तो इस चीज़ का भी हमको क्या मिलता है, बेनिफिट मिलता है। ठीक है, जस्ट लाइक एन एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, इफ दिस मशीन इज यूज फॉर एग्जाम्पल शू मेकिंग मशीन अवेलेबल इन मिनिमम साइज कैन प्रोड्यूस 10,000 पेयर्स ऑफ शूज़, मतलब कि एक महीने में 10,000 शूज़ बना सकती है पेयर के, ठीक है, 10,000 पेयर के शूज़ बना सकती है। इफ़ दिस मशीन इज़ यूज फॉर प्रोड्यूसिंग 5,000 पेयर ऑफ शूज़, अगर मान लो हमको 5,000 रुपीज़ के या 5,000 गुड्स को ही प्रोड्यूस करना है, मतलब अपन को सिर्फ 5,000 शूज़ ही बनाना है, देन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ पेयर ऑफ शूज विल बी हायर। तो यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट तो क्या होने वाली है, इनकर्ड होने ही वाली है, और पर कॉस्ट पर यूनिट भी क्या होने वाली है, इंक्रीज होने वाली, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो भले 10,000 बनाओ चाहे 5,000, उतना के उतना ही लगना वाला है। बट अगर आप 10,000 बनाते हो तो आपकी ऑटोमेटिकली कॉस्ट पर यूनिट क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। दैट वॉज द रीजन बिहाइंड इंक्रीजिंग रिटर्न। नेक्स्ट, इकोनॉमीज ऑफ स्पेशलाइजेशन, सिंपल सी बात है, ये तो आपको कॉन्सेप्ट पता ही होगा that the higher degree of the specialization results in increasing return to skill। अगर मान लो कोई इंसान स्पेशलाइज किसी चीज़ को करने के लिए परफेक्ट नॉलेज रखता है या क्वालिफाइड है या प्लस स्पेशल फीचर है, स्पेशल नॉलेज है उसके पास, तो हमको स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिलता है कि हमारी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, इंक्रीज। जस्ट अज्यूम किसी इंसान को कंप्यूटर पर टाइपिंग आती है, ठीक है, आप सोचो
कंप्यूटर पे टाइपिंग आती है तो वो इंसान ऑटोमेटिकली फटाफट टाइप करता है, बट अगर कोई फ्रेशर होगा और वो काम करेगा तो धीरे धीरे काम करेगा, तो बेनिफिट मिला कि नहीं मिला। तो यही चीज़ होती है कि हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है व्हेन देयर आर सम टाइप ऑफ स्पेशलाइजेशन। नेक्स्ट अपन बात कर सकते हैं मार्केटिंग इकोनॉमीज। तो अ लार्ज फर्म इज एबल टू बाय द रॉ मटेरियल एंड सेल इट्स फिनिश गुड्स मोर चीपली इन कंपेयरिंग टू स्मॉल फर्म्स। ठीक है, अगर अपन स्मॉल फर्म की बात करें तो जो लार्ज फर्म होती है, जो बड़े लेवल पे काम करती है, वो अपने गुड्स को ज़्यादा बनाती है, प्लस जब अपना प्रोडक्शन हाई होता है तो अपनी कॉस्ट पर यूनिट ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, कॉस्ट पर यूनिट क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता है। जैसे जस्ट एज्यूम में बोलूँ कि एक बाउल लो, ठीक है, एक बड़ा सा तपेला लो, उसमें पानी गर्म रखो, पूरा तपेला गर्म रखो पानी का भर के, तो ठीक है आपको 1 घंटा लगता है। और उसमें आप लोगों का गैस लगता है, मान लो हमारा जो गैस लग रहा है वो 10% गैस लगता है, पूरा गैस का 10% हमको लग रहा है, या 10% का गैस हम यूज़ करते हैं पूरे तपेले को रखने में। बट आपको पता है कि अगर अपन पूरा तपेला भर के नहीं, सिर्फ आधा तपेला ही भरते हैं, क्या करते हैं, आधा तपेला, पर उसको गर्म होने के लिए एक स्पेसिफिक टाइम चलता है, एक फिक्स्ड टाइम लगता है उसको गर्म होने के लिए। तो यहाँ पे भी हमारी जो कॉस्ट पर यूनिट है या फिर यहाँ पे भी जो हमारी कंजम्पशन है वो कितना है, 10% के अकॉर्डिंग ही होता है। तो ये सिंपल सा ये लॉजिक आप लोग ध्यान रख सकते हैं कि यहाँ पे क्या होता है कि जब अपन बड़े लेवल पे काम करते हैं तो ऑटोमेटिकली कॉस्ट रिडक्शन का हमको क्या मिलता है, बेनिफिट मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात कर सकते हैं फाइनेंशियल इकोनॉमीज। तो अ लार्ज फर्म इन अ पोजीशंस ऑफ मोबिलाइजिंग इट्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस। ठीक है, सिंपल सी बात है कि हम क्या कर सकते हैं, इफ देयर इज अ लार्ज फर्म, ठीक है, देन इट इज इन अ पोजीशन फॉर मोबिलाइजिंग देयर फंड्स। वो अपने फंड्स को क्या कर सकते हैं, इजीली एक जगह से दूसरी जगह यूज़ कर सकते हैं फ्रॉम द पब्लिक मोर चीपली देन द स्मॉलर फर्म। जो स्मॉल फर्म होती हैं, जो छोटे लेवल पे फर्म करती हैं, उनके लिए ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती। So that the smaller firm, because the large firm enjoy the better reputation than smaller firm, so an expanding firm enjoys a variety of internal economies। उसको internal economies या फिर internally economy में cost reduction का और बाकी भी benefits मिल सकते हैं as compared to small firm। तो small firm के comparison में ये चीज़ possible नहीं हो पाती as compared to large firm के बारे में बात कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात कर सकते हैं external economies के बारे में। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये आता है that as an industry grows, ठीक है, जैसे जैसे हमारी इंडस्ट्री ग्रो होती जाती है, a number of external economies are अवेलेबल टू ऑल फर्म्स सच एज डेवलपमेंट ऑफ सर्विस सेंटर। तो आप सोचो कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, हम एक सिंपल सी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, जो रेप्यूटेटेड फर्म होती है, वो बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, बट कुछ फर्म्स जो होती हैं वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करती क्योंकि उनके उतने बजट में वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती। दैट्स द रीज़न बिहाइंड इट। ठीक है, ये सबसे बड़ा रीज़न होता है कि वहाँ पर फिर उन लोगों का सेल ज़्यादा होता है, सेल ज़्यादा होता है, कंजम्पशन ज़्यादा होता है, फिर ऑटोमेटिकली उनका प्रोडक्शन भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, सो दस ड्यू टू द एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स या इंटरनल और एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ के कारण प्रोडक्शन क्या होता है, इकोनॉमी के अंदर जो इंक्रीजिंग रिटर्न जो है उसका कॉन्सेप्ट समझ में आता है या निकल के आता है। नेक्स्ट कांस्टेंट रिटर्न की बात करते हैं तो इट्स एज सिंपल एज दैट। कांस्टेंट रिटर्न मतलब कि आपने 10% से जस्ट अज्यूम इनपुट को इंक्रीज़ किया है, सो योर आउटपुट वुड ऑल्सो बी इंक्रीजिंग बाई 10% ओनली। ठीक है, दैट वॉज दी लॉजिक ऑफ कॉन्स्टेंट रिटर्न। तो कॉन्स्टेंट रिटर्न के अंदर पढ़ लेते हैं अपन कि क्या कॉजेज क्या होते हैं कॉन्स्टेंट रिटर्न के। सो द मेन रीजन फॉर द ऑपरेशन ऑफ कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल इज दैट इट इज़ बियॉन्ड दी सर्टेन पॉइंट। मतलब एक लेवल तक इंसान पहुंच जाता है ना, उसके बाद उसकी, जैसे आप लोगों का भी एक लेवल होगा पढ़ाई का, उसके बाद आप लोगों की पढ़ने की इच्छा नहीं होती, आप इतनी जल्दी गेन नहीं कर पाते होंगे। तो सेम वे में आप यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी वाला भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। दैट एक कंडीशन होती है जिसके बाद हमारी मार्जिनल यूटिलिटी मतलब हमारा पेट भर जाता है और हम खाना नहीं खाते, तो वैसा के वैसा कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पर भी क्या होता है, फॉलो होता है। ठीक है, तो वो यही चीज़ है कि एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम द इंटरनल एंड एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ दी प्रोडक्शंस अवेलेबल्स टू फॉर्म आर न्यूट्रलाइज। मतलब वो चीज़ क्या हो जाती है, न्यूट्रल हो जाती है, मतलब जितना इनपुट होगा उतना ही आउटपुट हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम अवेलेबल इंटरनल एंड एक्सटर्नल इकोनॉमीज डिसअपियर्स एंड द रिस्पॉन्सिव इंक्रीज इन आउटपुट रिप्रेजेंट द सेम प्रपोर्शन इन विच द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस आर इंक्रीज। मतलब एक लेवल पे पहुंचने के बाद हमारा जो इनपुट है, जितने परसेंट से हम बढ़ाएंगे उतने ही परसेंट से हमारा आउटपुट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। द फर्स्ट approximations to the return of scale of plant in cost return scale if units of all productions inputs are doubled। अगर मतलब हम सारे यूनिट्स का डबल कर देते हैं इनपुट, देन द आउटपुट इज ऑल्सो likely to be डबल। मतलब सीधी सी बात है, अब अगर आप मशीन के अंदर 1 किलो मैदा डालते हो बिस्किट बनाने के लिए तो आपको 1 किलो बिस्किट ही मिलेंगे, बट अगर आप 2 kg मैदा डालोगे तो 2 kg बिस्किट बनेंगे। मतलब अगर आप इनपुट को फर्स्ट केज में इंक्रीज करते हो तो आपका आउटपुट भी क्या होता है, इंक्रीज। ठीक है,
इफ़ यूनिट ऑफ ऑल इनपुट्स आर डबल, अगर हम सारे यूनिट्स की इनपुट को डबल कर दे, सारे इनपुट्स को डबल कर दे, देन आउटपुट इज लाइकली टू बी डबल, ठीक है। बट इट मीन्स दैट देर इज नो गेन और नो लॉस इन द फिजिकल एफिशिएंसी अगर एज द स्केल ऑफ ऑपरेशन इंक्रीज। तो इससे ना कोई बेनिफिट होता है ना कोई लॉस होता है। बट व्हेन फिजिकल एफिशिएंसी इंक्रीजेज, बट अगर अपनी फिजिकल एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, मीन्स कैपेसिटी जो है वो अगर चेंज होती है और डिक्रीज होती है एज ही स्केल्स टू ऑपरेशंस इज एक्सपांडेड, वी गेट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग रिटर्न। जैसे ही हमारी एफिशिएंसी जो इंक्रीज और डिक्रीज होती है तो वैसे ही कॉन्सेप्ट आता है इंक्रीजिंग रिटर्न का और डिक्रीजिंग रिटर्न का। अब बात करते हैं हम डिमिनिशिंग रिटर्न। तो डिमिनिशिंग रिटर्न सिंपल सी बात है कि हमने जो इनपुट है ना, ठीक है, हमने इनपुट जो है वो कितने परसेंट से बढ़ाया है, 10% से बढ़ाया है, तो आउटपुट जो हो जाएगा वो कितने परसेंट से इंक्रीज हुआ, 8% से, मतलब लेस देन 10 मान लो आप लोग, तो उसको क्या बोलेंगे, डिमिनिशिंग रिटर्न, मतलब हमारा रिटर्न जो है वो कम है। कॉजेज ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, व्हेन द फर्म कंटिन्यू टू एक्सपैंड, जैसे ही फर्म कंटिन्यूस रखती है अपना एक्सपेंशन बढ़ाती है, एंड द इंटरनल एंड द एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ द प्रोडक्शंस डू नॉट ओनली एग्जॉस्ट देमसेल्व्स इन कोर्स ऑफ टाइम बट आर ऑल्सो रीप्लेस्ड बाय द इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज ऑफ द प्रोडक्शन। इट इज इन फैक्ट, मतलब ये चीज़ होती क्यों है, इसका रीज़न क्या है, एक बार मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ। तो जब भी एक कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या कोई सी भी पर्टिकुलर अगर फर्म होती है वो एक पर्टिकुलर प्लेस पे ही वर्किंग करती है, ठीक है, व्हेन एन इंडस्ट्री गेट कॉन्सेंट्रेटेड एट अ पर्टिकुलर वीक, ठीक है, तो एक पर्टिकुलर प्लेस पे ही काम करती है बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट, एक लिमिट के आगे या एक लेवल पे पहुँचने के बाद सर्टेन डिसइकोनॉमीज ऑफ द प्रोडक्शन अराइजेज विच अप्लाई टू ऑल द फर्म इंगेज्ड इन दैट इंडस्ट्री। मतलब ये जो चीज़ है ना एप्लीकेबल होती है हर इंडस्ट्री को। अब आप सोचो, अगर हम कोई प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो स्टार्टिंग में हमको प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो हम उसका कंजम्पशन करते हैं, बट एक लेवल पहुंचने के बाद हम उसका कंजम्पशन क्या करते जाते हैं, डिक्रीज करते जाते हैं। तो वैसे ही होता है सेम केस में। तो व्हाट्स द रीज़न, तो एग्जांपल वुड बी लाइक दैट कि ट्रांसपोर्ट हो सकता है, प्राइजेज ऑफ रॉ मटेरियल हो सकते हैं, पावर फिनेंस एक्सेट्रा, बहुत सारी कुछ बिग इंडस्ट्रीज जो होती हैं उनके अंदर भी यही सारी रीजंस होते हैं जिसके कारण डिक्रीजिंग रिटर्न की कंडीशन आती है। एंड द मैनेजरियल कैपेसिटी बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट बिकम लेस एफिशिएंट, मतलब एक लेवल पहुंचने के बाद मैनेजरियल कैपेसिटी भी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, एफिशिएंसी जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है। इवन इफ ट्रेन्ड एंड टैलेंटेड मैनेजमेंट पर्सनल्स आर ऑल्सो देयर, ठीक है। द डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल अराइजेज फ्रॉम द माउंटिंग डिफिकल्टीज ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल एज द स्केल इंक्रीजेस, ठीक है। जैसे स्केल इंक्रीज होता जाता है वैसे वैसे ये चीज़ होती जाती है। द डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल अराइजेज, ये डिक्रीजिंग रिटर्न क्यों अराइज होता है, अराइजेज फ्रॉम द माउंटिंग डिफिकल्टीज ऑफ कोऑर्डिनेशंस एंड कंट्रोल एज द स्केल इंक्रीजेज। जैसे जैसे कंट्रोल इंक्रीज होता है, जैसे जैसे स्केल इंक्रीज होता है वैसे वैसे डिफिकल्टी आती है कोऑर्डिनेशंस के अंदर, ठीक है। तो ये अपन ने अभी तक कॉन्सेप्ट पढ़ा। अब अपन बेटा नेक्स्ट क्लास के अंदर कॉन्सेप्ट जो पढ़ेंगे वो रेवेन्यू से रिलेटेड होगा और कॉस्ट से रिलेटेड, तो कॉस्ट और रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।